फिर क्या हुआ, मैंने जल्दी से पूछा। इसने नौकरों से तहखाने के बारे में भी पूछा मगर किसी ने इसे नहीं बताया। तहखाने का रास्ता कोई नौकर जानता भी नहीं है। इसने अपने तौर पर भी रास्ता ढूंढने की कोशिश की होगी मगर इसे रास्ता नहीं मिला। वो यहाँ से फ़ोन करके पुलिस को बुला सकता था। मैंने कहा वो पुलिस को भी बुला लेता मगर वो ये समझ रहा था कि वो तहखाना कहीं और है। पुलिस को देखकर हम लोग इसकी बेटी को न मार दें। फिर अभी वापस आया तो वो मेरे इंतज़ार में बैठा था। मैं अचानक इसे देखकर हैरान हो गया। मुझे देखते ही इसने रिवॉल्वर निकाल लिया और अपनी बेटी के बारे में पूछा। मैंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। अचानक मेरा एक मुलाजिम वहाँ आ गया। वो लोग डीसीपी को मेरा दोस्त समझ रहा था। फिर रिवॉल्वर देखकर मेरा एक मुलाजिम इससे भड़क गया। रिवॉल्वर तो इसके हाथ से निकल गया मगर इस हरामजादे ने फ़ौरन ही तेज़ धार वाला खंजर निकाल लिया और अचानक मेरे मुलाजिम के सीने में घोंप दिया। ये देखकर मैं रिवॉल्वर की तरफ झपटा मगर इस वक्त तक डीसीपी भी रिवॉल्वर के लिए छलांग लगा चुका था। मैं ऐसे जाविये से गिरा था कि इसका खंजर मेरे सीने में पवस्त हो गया। ये कहकर सरदार जी बुरी तरह हाँफने लगे। जैसे मीलों का सफ़र तय करके आए हूँ। वो अब तक अपनी कुव्वत इरादी के बलबूते पर बोल रहे थे मगर अब यूँ लग रहा था इनकी कुव्वत इरादी लम्हा ब लम्हा दम तोड़ रही है। इसकी आंखें धुंधला गई थी। वो उखड़े उखड़े सांस ले रहा था। वो लड़की कहाँ, मैंने चीख कर पूछा। वो लड़की इसी जगह, उन्होंने बोलते बोलते हिचकी ली और खून की कह कर दी। फिर वो पूरी कुव्वत मुजतमा करके बोले, इस लड़की को वहाँ से निकाल लो वरना वो। उन्होंने दूसरी हिचकी ली और इसकी गर्दन एक तरफ ढलक गई। मैंने तासुब से सर हिलाया, हाथ पकड़कर सरदार जी की नब्ज़ महसूस की। कान लगाकर दिल की धड़कन सुनना चाहिए मगर वहाँ मौत का सुकूत तारी था। मैंने सरदार जी की खुली हुई आंखों को बंद किया और उठ ही रहा था कि पीछे से कोई करख्ता आवाज़ में बोला, अपनी जगह से हरकत मत करना कामरान वरना तुम्हारा हशर भी ऐसा ही होगा। मैं बुरी तरह चौंक उठा क्योंकि वो आवाज़ डीसीपी की थी। अपने दोनों हाथ सर पर रखकर मेरी तरफ घूम जाओ, इसने सख्त लहजे में कहा। मैं दोनों हाथ सर पर रखिए और आहिस्तगी से इसकी तरफ घूम गया। ये देखकर मुझे इत्मीनान हुआ कि डीसीपी इस वक्त भी तन्हा है। मेरी बेटी कहाँ है, इसने रिवॉल्वर मुझ पर तान कर पूछा। तैमूर कहाँ है, मैंने इसे इसी लहजे में पूछा। तुमसे यही तो तय हुआ था कि तुम तैमूर को वहाँ से रिहाई दिलाओगे तो तुम्हारी बेटी तुम्हें मिल जाएगी। बकुमत डीसीपी गरज कर बोला, क्या तुम मुझे बिल्कुल ही उल्लू का बट्टा समझते हो? ये बात भी कोई पूछने की है? मैंने इसे चिढ़ाने को कहा। हाँ बिल्कुल तो नहीं समझता था मगर तुमने खुद साबित कर दिया कि तुम उल्लू के पट्टे से भी बहुत आगे की चीज़ हो। बकवास बंद कर। डीसीपी आपे से बाहर हो गया। सीधी तरह मेरी बेटी को मेरे हवाले कर दो वरना वहीं मरने दे। मैंने इसे फिर मुस्तैल करना चाहा। मैं जानता था कि अपनी बेटी का पता पूछे बगैर वो मुझे मारेगा नहीं। वो तो सरदार जी को बिना मारता वो बेचारा खामखा जद में आ गया। सुनो मिस्टर डीसीपी, मैंने तज़हीक कमीज़ लहजे में कहा, ये सिर्फ मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बेटी कहाँ कैद है और अगर मैं मर गया तो तुम्हारी बेटी भी भूख और प्यास से एरियाँ रगड़ रगड़ कर मर जाएगी। जहाँ वो कैद है वहाँ न अब तक खाने के लिए कुछ भेजा है न पानी के लिए पानी है। हरामज़ादे, डीसीपी बिफर कर बोला, मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश मत कर। गुस्से की शिद्दत से इसका चेहरा मसक हो गया था। मैं ब्लैकमेलर से नफरत करता हूँ, अपनी बेटी की परवाह भी नहीं करूँगा। आखिरी मर्तबा तुझसे पूछ रहा हूँ कि मेरी बेटी का पता बता दे वरना मैं तुझे गोली मार दूंगा। मार दो, मैंने बेनियाजी से कहा और आहिस्ता आहिस्ता इसकी जानिब बढ़ने लगा। मेरा ये कदम खुदकुशी के मुतरादिफ था मगर मैं ये रिस्क लेने पर मजबूर था। वो मुश्तइल होकर होशो हवास खो बैठा था। बेटी से मायूस होकर कुछ भी कर सकता था। अपनी जगह से हिलना मत, इसने हेजानी अंदाज में कहा। मैंने इसकी बात सुनी अनसुनी कर दी और कदम ब कदम आगे बढ़ता रहा। मेरी नज़र इसके रिवॉल्वर पर थी। वो होशो खुर्दे से बेगाना होकर किसी भी वक्त फायर कर सकता था। वहीं रुक जाओ कामरान, इसके लहजे में वहशत थी। अब तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं फायर कर दूंगा। इसके रिवॉल्वर वाले हाथ पर नजरें जमाए जमाए 2 कदम मजीद आगे बढ़ गया। अचानक मैंने महसूस किया इसकी उंगली का दबाव रिवॉल्वर के ट्रिगर पर बढ़ता जा रहा है। मैं एकदम फुर्ती से नीचे बैठ गया। फिर एक के बाद दीगरे 2 धमाके हुए। मुझे डीसीपी से इतनी फुर्ती की तवक्का नहीं थी। फिर मैंने तेवरा कर इसे गिरते देखा तो हैरान रह गया। गोली इसके सीने में पवस्त हो गई थी। मैं फौरन समझ गया कि दूसरा फायर डीसीपी ने नहीं किया बल्कि इस पे किसी ने किया था। रिवॉल्वर इसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा और वह फर्श पर गिरकर तड़पने लगा। मैंने घूम कर देखा तो मुझे खुशगवार हैरत हुई। वहाँ तैमूर खड़ा था। इसके हाथ में जो रिवॉल्वर था इसे वो अपनी उंगली पर यूं घुमा रहा था जैसे किसी जिंदा इंसान को नहीं बल्कि किसी दरिंदे को हलाक किया हो। मैं मर रहा हूँ कामरान, डीसीपी ने उखड़े उखड़े सांस लेते हुए कहा। मुझ पर एक एहसान कर दो, मेरी बेटी को घर पहुँचा दो। और रुककर गहरे गहरे सांस लेने लगा। मुझसे वादा करो कि तुम मेरी बेटी जो। वो फिर निढाल हो गया, इसलिए इसका जुमला अधूरा रह गया। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी बेटी को हिफाजत से घर पहुँचा दूंगा। तुम बहादुर आदमी हो कामरान और मुसलमान भी हो, मुझे तुम्हारे वादे पर विश्वास है। ये कहते हुए अचानक इसकी गर्दन एक तरफ ढलक गई। वो अपनी ज़िंदगी का सफ़र पूरा कर चुका था। मैंने तासुब से सर हिलाया और हाथ मलता हुआ खड़ा हो गया। ये सब क्या है? तैमूर के लहजे में हैरत थी। ये कैसे हुआ कामरान? लंबी बात है, मैंने जवाब दिया। फ़िलहाल तो यहाँ से निकलने की फ़िक्र करो। धमाकों की आवाज़ दूर तक गई होगी। मुमकिन है कि
किसी पड़ोसी ने पुलिस को फ़ोन भी कर दिया हो। मैंने हाल में इस तरह में टहलते हुए कहा, तुम कांता और ग्लोरिया के कमरे से तमाम ज़रूरी चीज़ें समझ लो। पुलिस को हमारी यहाँ मौजूदगी का सुराग नहीं मिलना चाहिए। तैमूर तकरीबन भागता हुआ ग्लोरिया और कांता के कमरे की तरफ चला गया। मैंने कॉरिडोर में जाकर बाहर का जायजा लिया। तैमूर ने आते हुए मेन गेट बंद कर दिया था। बाहर हर तरफ वीरानी और सन्नाटे का राज था। कॉरिडोर में पड़ी हुई सरदार जी के मुलाजिम की लाश जुबान चाल बन रही थी कि देखो मुझे जो दीदाए इबरत निगाह हो वो घर से निकला होगा तो इसके गुमान में भी ना होगा कि अब मेरी लाश ही घर पहुंचेगी। वो जवान आदमी था, इसके बच्चे अगर हुए भी तो इतने छोटे होंगे कि अभी मौत और जिंदगी की हकीकत से भी नाआशना होंगे। इसकी लाश कॉरिडोर के दरमियान में पड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे जख्मी होने के बाद इसने भागने की कोशिश की थी, मगर मौत ने इसे मोहलत न दी। मैंने इसकी लाश घसीट कर एक कोने में कर दी। मैंने सामान पैक कर लिया है। कामरान तैमूर ने कहा, तुम वहाँ खड़े क्या कर रहे हो? इस लड़की को वहाँ से निकालो और यहाँ से निकल चलो। पुलिस वाकई पहुँचने ही वाली होगी। पुलिस से डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई लॉन की तरफ से बोला। मैं पथरा कर रह गया क्योंकि इस आवाज़ को मैं लाखों में पहचान सकता था। वो पुलिस कमिश्नर हुमायूं मिर्ज़ा की आवाज़ थी। मैंने एकदम इसकी आवाज़ की सिमत में फायर कर दिया। मुझे पहले ही खदशा था कि इस मरतबा आवाज़ दूसरी सिमत से आई थी कि तुम मेरी आवाज़ सुनते ही फायर करोगे, इसलिए मैंने इसी बरक रफ्तारी से अपनी जगह बदल ली है। मैंने आवाज़ की सिमत में एक फायर फिर झोंक दिया। हमाकत मत करो कामरान, हुमायूं मिर्ज़ा ने कहा। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हूँ, वरना अब तक यहाँ मरने वालों की फहरिस्त में तुम्हारा नाम भी शामिल होता। दोस्त हो तो इसका सबूत भी तो। मैंने कहा, अपना रिवॉल्वर फेंको और दोनों हाथ उठाकर सामने आ जाओ। अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना जलील मुझे किसी ने नहीं किया, मगर मैं ये भी करने को तैयार हूँ। हुमायूं मिर्ज़ा के लहजे में तासुफ था। इसने पहले रिवॉल्वर मेरी तरफ फेंका, फिर दोनों हाथ उठाकर मेरे सामने आ गया। मैं इसके बावजूद इस पर एतबार करने को तैयार नहीं था। मैंने तैमूर से कहा, पुलिस कमिश्नर साहब की तलाशी लो, मैं इनकी तरफ से अभी मुतमईन नहीं हूँ। इतनी बदगुमानी अच्छी नहीं होती कामरान। तैमूर ने सर्द लहजे में कहा, तुम क्या समझते हो मैं जादू के जोर से रिहा हो गया हूँ? इसके लहजे में तंज था। तुम्हारी रिहाई की दास्तान मैं बाद में सुनूंगा, पहले तुम इसकी तलाशी लो। मैं झिंझला गया। यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कामरान साहब। तैमूर का लहजा तलख हो गया। मुझे हवालात से हुमायूं मिर्ज़ा ने फरार कराया है। तैमूर की बात सुनकर मैं सन्नाटे में रह गया। तैमूर को हवालात से फरार करा के इसने बहुत बड़ा रिस्क लिया था। अगर ये बात खुल जाती तो इसकी नौकरी भी जा सकती और इस पर मुकदमा भी चल सकता था। आई एम सॉरी मिस्टर मिर्ज़ा, तैमूर ने कहा। कामरान की तरफ से मैं माफ़ी चाहता हूँ। कसूर असल में इसका भी नहीं है। इसे इतने तलख तजुर्बात हुए हैं कि अब ये अपने साए से भी भड़कने लगा है। इट इज़ नेचुरल। हुमायूं मिर्ज़ा हंसकर बोला। मैंने बिल्कुल माइंड नहीं किया, बस मेरी ज़िंदगी ही थी कि मैं बच गया, वरना कामरान का निशाना तो गज़ब का है। मुझे अगर इनके बारे में पहले से मालूम ना होता तो शायद इन्हीं झाड़ियों में मेरी लाश पड़ी होती। मुझे अफसोस है हुमायूं मिर्ज़ा साहब। मैंने कम ऑन कामरान, हुमायूं मिर्ज़ा खुश दिली से बोला। तुम्हारा रवैया मेरी तवक्का के मुताबिक था। अगर इससे मुख्तलिफ होता तो मुझे हैरत होती। ऐसा शख्स जो किसी अजनबी मुल्क में हो और मौत कदम कदम पर घात लगाए बैठी हो तो वो इतना ही मोहतात हो जाता है। मैंने बिल्कुल माइंड नहीं किया। फिर वह हंस कर बोला, मगर तुमने जलते हुए सिगार से जो जख्म मुझे लगाए हैं इन्हें ज़िंदगी भर याद रखूंगा मैंने बताया ना कि इस वक्त में किसी वजाहत की ज़रूरत नहीं है। हुमायूं मिर्ज़ा ने मेरी बात काट दी। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता। फिर वो चौंक कर बोला, अभी कुछ देर पहले यहाँ फायरिंग हुई है, इसकी आवाज़ दूर तक गई होगी। हो सकता है आसपास के किसी बंगले वाले ने पुलिस को फ़ोन कर दिया हो, पुलिस यहाँ पहुँचने वाली होगी। तैमूर ने मेरी तरफ देखा और आंखों ही आंखों में इशारे से पूछा कि अब क्या करना चाहिए। मैं खुद भी वहाँ से निकलने के हक में था, मगर मुझे ग्लोरिया की फिक्र थी। अगर पुलिस की मौजूदगी में यहाँ आ जाती तो खामखा की मुसीबत में फंस जाती। मेरा ख्याल है कि आप लोग फौरी तौर पर यह जगह छोड़ दें। हुमायूं मिर्ज़ा ने कहा, पुलिस के आने के बाद इस बंगले को सील करना पड़ेगा। चाहता तो मैं भी यही था, मगर फौरी तौर पर ऐसा कोई ठिकाना भी तो मेरी नज़र में नहीं था कि मैं अपने साथियों समेत वहाँ शिफ्ट हो जाता। मैं इस सिलसिले में हुमायूं मिर्ज़ा पर भी एतबार नहीं कर सकता था। वो लाख अपनायत का मुजाहरा कर रहा था। मुसलमान था मगर था तो बहरहाल भारतीय पुलिस का कमिश्नर। मेरी नज़र में दुनिया की हर पुलिस नाकाबिल एतबार थी। ख़ास तौर पर भारत और पाकिस्तान की पुलिस तो किसी भी तौर पर एतबार के काबिल नहीं थी। मेरा नाम भारतीय पुलिस और खुफिया एजेंसीज़ के लिए दहशत की अलामत है। मुमकिन है हुमायूं मिर्ज़ा ने तैमूर को जेल से फरार करा के मेरा एतमाद जीतने की कोशिश की हो। ये भी मुमकिन है कि वो तैमूर के ज़रिए मुझ तक पहुँचना चाहता हो और बेखबरी में मुझे छाप लेना चाहता हो, मगर जब इसने मामला बिगड़ते देखा तो मेरा एतमाद हासिल करने के लिए एकदम रंग बदल लिया। मैं जितना इस पहलू पर गौर कर रहा था, मेरे शुबहात पुख्ता होते जा रहे थे कि हुमायूं मिर्ज़ा मुझे ट्रैप करना चाहता है, वो भी तने तनहा, ताकि पूरी इंडिया में इसकी बहादुरी की धूम मच जाए। मुझे गिरफ्तार करके वो रातों रात हीरो बन सकता था। मैंने थाने के हवालात में इसके साथ जो सलूक किया था वो इसे भी नहीं भूला होगा। फिर वो क्यों मेरा इतना ज़बरदस्त खैर खा हो गया था? क्या सोच रहे हो कामरान? हुमायूं मिर्ज़ा की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया।
हमारे पास वक्त नहीं है। यहाँ पुलिस के एक आला अफसर के अलावा और मर्डर्स भी हुए हैं। अभी थोड़ी देर में ये पूरा इलाका पुलिस की नाकाबंदी में होगा। तुम लोग फ़ौरन यहाँ से निकल जाओ। कामरान शायद ये सोचकर परेशान हो रहा है कि यहाँ से हम लोग कहाँ जाएंगे। तैमूर ने कहा। डोंट वरी, हुमायूं मिर्ज़ा ने कहा। फिर आहिस्ता से बोला, जगह तो मेरे पास बहुत है, मगर मेरा अंदाज़ा है कि कामरान मुझ पर ट्रस्ट नहीं करेगा। ऐसी कोई बात नहीं है मिस्टर हुमायूं मिर्ज़ा, मैंने सर्द लहजे में कहा। मैं यहाँ अजनबी ज़रूर हूँ मगर बेयारो मददगार नहीं हूँ। मेरे पास अभी 85 ठिकाने हैं। फिर मैं तैमूर से मुखातिब हुआ, अपना सामान समेटो और डीसीपी की बेटी को इनके हवाले कर दूँ। हरी अप, हमारा सामान ही क्या था, चंद जोड़े कपड़ों के और ज़रूरत की दूसरी चीज़ें। तैमूर ने वो तमाम सामान बड़े से एक सूटकेस में भर लिया। फिर मुझे ग्लोरिया और कांता के सामान का ख्याल आया। मैंने इनके कपड़े, ख़ास तौर पर कांता का छोटा सा बक्स एक सूटकेस में रख लिया जिसमें बाबा की जड़ी बूटियाँ थी। इस दौरान में तैमूर डीसीपी की बेटी को भी तहखाने में से निकाल लाया था। वो बेचारी शायद गहरी नींद सो रही थी, इसलिए इसकी आंखों में अब तक नींद का खुमार था। तैमूर इसे इस तरफ नहीं ले गया जहाँ इसके बाप की लाश पड़ी थी। लड़की मतोहश नज़रों से हम लोगों को देख रही थी। चलो बेटी घर चले, हुमायूं मिर्ज़ा ने भारी लहजे में कहा। लड़की ने घूमकर हुमायूं मिर्ज़ा को देखा, फिर वो पहचान गई और खुश होकर बोली, अंकल क्या मेरे डैडी आ गए? हाँ बेटी, हुमायूं मिर्ज़ा ने कहा। चलो जल्दी करो। फिर वो मुझसे मुखातिब हुआ, मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि तुम कहाँ ठहरोगे। अगर तुम्हें मेरी तरफ से इत्मीनान हो जाए तो फ़ोन पर मुझसे कांटेक्ट कर लेना। ये कहकर इसने लड़की का हाथ पकड़ा और बाहर निकल गया। मैं और तैमूर भी सूटकेस उठाकर बाहर की तरफ बढ़ गए। मेरी गाड़ी वहाँ से कुछ फासले पर थी। मैं सूटकेस कांधे पर रखकर तेज़ी से इस तरफ बढ़ गया। तैमूर मेरे पीछे पीछे था। अब मैं जल्द से जल्द इस इलाके बल्कि इस मनहूस मुल्क ही से निकल जाना चाहता था। विनोद पांडे जेल में था। वो खुफिया कागजात और माइक्रो फिल्म्स मेरे कब्जे में थी। मैं जब चाहता वो दस्तावेजात वहाँ से निकाल सकता था। यही सोचता हुआ मैं गाड़ी तक पहुँच गया। मैंने डिग्गी खोलकर दोनों सूटकेस रखे और खुद स्टीयरिंग संभाल लिया। गाड़ी धूल और मिट्टी में अटी हुई थी, मगर अब मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं इसे साफ करता। अब कहाँ का इरादा है? तैमूर ने पैसेंजर सीट पर बैठते हुए पूछा। मैंने अभी तक ये फैसला नहीं किया कि मुझे कहाँ जाना है, मैंने जवाब दिया और गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर दिया। फिर गाड़ी झटके से आगे बढ़ गई। अपने अकब का ख्याल रखना, वो हरामजादा पुलिस कमिश्नर बहुत तैयार है, मैंने कहा। तुम अभी तक इसकी तरफ से बदगुमान हो। तैमूर के लहजे में हैरत से ज़्यादा झिल्लाहट थी। तुम्हारी अकल तो बाज़ औक़ात घास चलने चली जाती है, मैंने सर्द लहजे में कहा। तुम जानते हो मैंने इसके साथ थाने में क्या सलूक किया था? जलते हुए सिगार से इसके जिस्म पर इतने दाग लगाए थे कि कम से कम 1 महीने तक वो इनकी सोजिश महसूस करता रहेगा। मैंने इसके साथ बदतरीन मुजरिमों वाला सलूक किया था और इसे बेलिबास करके वहीं बाद आया था। क्या हुमायूं मिर्ज़ा अपनी तौहीन फरामोश कर सकता है? ये सब बातें वो मुझे बता चुका है, तैमूर ने जवाब दिया। वो तुमसे कोई ख़ास काम लेना चाहता है। और वो ख़ास काम क्या है? मैंने तंज़िया अंदाज में पूछा। वो यहाँ का पुलिस कमिश्नर है। इसके बरक्स मैं क्या हूँ? पाकिस्तान और भारत दोनों की नज़र में दहशतगर्द मफरूर कातिल जिसे सर छुपाने को ठिकाना तो मुयस्सर है नहीं, और इससे काम लेना चाहता है पुलिस कमिश्नर हुमायूं मिर्ज़ा, जिसका ख़ानदान पुश्तों से हुक्मरान पार्टी का वफादार है, जिसके बड़े आज भी सेंट्रल मिनिस्टर हैं, MP और MLA हैं। मेरा लहजा तलख हो गया। आप एक दफ़ा इससे पूछ कर तो देखिए वो क्या चाहता है। तैमूर ने एहतजाज किया। ओए अकल नू हथ पा पागला, मैं हंस कर बोला। तू इसकी वकालत क्यों कर रहे हैं? ओ तेरा मामा लगता है। तैमूर बेसाख्ता हंसने लगा और बोला, अब आया ना मज़ा? एक अरसे से तुम्हारी ज़ुबान से पंजाबी सुनने को तरस रहा था, ये फिर आप मुझे मस्का लगा रहे हैं? मैंने हंस कर कहा, सरदार जी से मैं अक्सर पंजाबी में ही बात करता था। फिर मैं चौंक कर बोला, इन बातों को छोड़ो, फ़िलहाल तो ये सोचो कि हमें कहाँ जाना है। मेरा ख्याल है कि दोबारा जग्गू के गाँव चलते हैं, तैमूर ने कहा। मुझे भी इसकी तजवीज़ माकूल नजर आई। पुलिस वहाँ से अब तक जा चुकी होगी, मुमकिन है वहाँ जग्गू से भी मुलाकात हो जाए। इस वक्त वो हमारे बहुत काम आ सकता था। रही ग्लोरिया तो अपनी हिफाजत खुद कर सकती थी। वो बाज़ाब्ता तौर पर वहाँ आई थी। इसका सफारत खाना ज़रा सी देर में पूरे भारत को तंगी का नाच नचा सकता था। ये सोचकर मैंने गाड़ी का रुख एक मरतबा फिर इस रास्ते की तरफ मोड़ दिया जो जग्गू के गांव जाता था। अब सुबह होने में ज़्यादा देर नहीं थी। मैं 2 रातों का जागा हुआ था, इसलिए मुझे नींद के झोंके आ रहे थे। तैमूर तो ऊँगते ऊँगते बाकायदा खराटे लेने लगा था। एक लम्हे को मुझे इस पर तरस भी आया। वो बेचारा माज मेरी दोस्ती और मोहब्बत में यहाँ दौड़ा चलाया था। मैंने बारहा इसे झिड़का भी था, झिंझला कर बात भी की थी, मगर इसने एक मरतबा भी नहीं जताया था कि वो मेरी वजह से ख्वार हो रहा है। मैंने सोचा इसे कहूँ कि पिछली सीट पर आराम से लेट कर सो जाओ, इसलिए मैंने गाड़ी रोकी और इसका कंधा पकड़ कर आहिस्ता से हिलाया। तैमूर तैमूर, वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। फिर बगैर कुछ कहे इसने फुर्ती से रिवॉल्वर निकाला और इसे फुर्ती से लोड भी कर लिया। कौन है, किस तरफ है? इसने अंधेरे में आंखें फाड़ी। इसकी हालत पर बेख्तियार मुझे हंसी आ गई। हम में से हर एक का यही हाल था। नींद में भी हमें दुश्मनों ही का ख्याल रहता था। मैंने हंस कर कहा, आप कहीं मुझ पर फायर मत कर देना। तैमूर खिफ़त ज़दा होकर बोला, मैं समझा
कि आप कुछ नहीं समझे। मैंने इसकी बात काट दी। समझे होते तो बगैर सोचे समझे रिवॉल्वर नहीं निकालते। मैं संजीदा होकर बोला, मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए रोका है कि पिछली सीट पर जाकर आराम से सो जाओ। ला हौल वला कुव्वा। तैमूर किसियाना होकर बोला, मेरा ख्याल है मैं खासी देर सो लिया हूँ और फ्रेश हो चुका हूँ, तुम पिछली सीट पर जाकर सो जाओ। मेरी फिक्र मत करो, मैं हंस कर बोला, मैंने कल का सारा दिन सोते हुए गुजारा है, मैं बिल्कुल ताज़ा दम हूँ, पिछली सीट पर जाके सो जाओ। तैमूर नींद के झोंक में था, इसलिए इसने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, वरना वो ये ज़रूर पूछता कि कल मुझे इतनी इजाज़त कब्र कैसे मिल गई कि मैं सारा दिन सोता रहा। वो खुशी से पिछली सीट पर लेट गया। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और एक मरतबा फिर रवाना हो गया। सुबह के आसार नमदार हो चले थे। मैंने एक गहरा सांस लिया और गाड़ी के एक्सीलेटर पर पाँव का दबाव बढ़ाता गया। मैं जग्गू के गाँव पहुँचा तो हर तरफ उजाला फैल चुका था। खेतों में चहल पहल शुरू हो चुकी थी। मैंने वहाँ जाने के लिए वो रास्ता मुंतखब किया था जहाँ हलनाम चाचा गाड़ी लेकर आया था। फिर दो बातें एक साथ हुई। मैंने बैक व्यू मिरर पर तैमूर को अंगड़ाई लेते हुए देखा। इसके साथ ही गाड़ी चलते चलते झटके खाने लगी। मेरी नज़र बेख्तियार फ्यूल गेज पर गई। फ्यूल जाहिर करने वाली सुई ई के निशान से भी नीचे आ रही थी। गोया गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो चुका था। पीछे से तैमूर भी झुककर फ्यूल गेज ही देख रहा था। वो खुद कलामी के अंदाज में बोला, ये तो बहुत बुरा हुआ, तुम्हें पहले से पेट्रोल चेक कर लेना चाहिए था। लगता है अब हमें गाड़ी ही घसीटना पड़ेगी। तुम इतने नाजुक अंदाम कब से हो गए? मैंने तंजिया लहजे में कहा। पैदल चलने के नाम से ही बुरे बुरे मुंह बना रहे हो, मैंने गाड़ी रोकते हुए कहा। तैमूर ने मेरी बात का जवाब न दिया। वो गाड़ी से नीचे उतरा और ज़ोरदार आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद करके एक तरफ खड़ा हो गया। मैं भी गाड़ी से नीचे उतर आया और हंस कर बोला, परेशान मत हो, हम जग्गू के गाँव पहुँच चुके हैं। तैमूर ने गौर से इर्द गिर्द का जायज़ा लिया, फिर पुरख्याल अंदाज में बोला, क्या मेरी यादाश्त वाकई इतनी कमज़ोर हो गई है कि मुझे जग्गू की पहचान नहीं है? तुम्हारी यादाश्त बिल्कुल ठीक है, मैंने मुस्कुरा कर कहा। मैं दूसरे रास्ते से आया हूँ। हमें देखकर गांव के 2-3 आदमी हमारी तरफ आ गए थे। मैंने इनमें से एक को मुखातिब किया, सुनो भैया, हमें जग्गू के घर जाना है, इसी रास्ते पर सीधे चले जाना, फिर उल्टे हाथ पर तुम्हें एक राहट दिखाई देगा, इसके पास से उल्टे हाथ पर मुड़ जाना। वहाँ जग्गू गाँव में मौजूद है या नहीं? मैंने इसकी बात काट दी। इसने गौर से मुझे देखा, शायद अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा था कि मेरा ताल्लुक पुलिस से तो नहीं है। जग्गू तो गाँव में नहीं है। चल लम्हे तजब्जुब में रहने के बाद इसने जवाब दिया। इसके अंदाज से लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। मैं कुछ कहने ही वाला था कि मुझे एक आदमी आता दिखाई दिया। वो लंबे लंबे डग भरता हमारी ही तरफ आ रहा था। वो नज़दीक पहुंचा तो इसका सांस फूला हुआ था, मगर इसका चेहरा मेरे लिए अजनबी था। इसने दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते कहा, फिर बोला, सरदार गांव में मौजूद हैं, इसने आपको बुलवाया है। सरदार को कैसे मालूम हुआ कि हम यहाँ हैं? मैंने सख्त लहजे में पूछा। ये कौन सा मुश्किल है साहिब? इसने हंस कर कहा। सरदार ने कालू को ऊंचे से एक पेड़ पर बिठा दिया है, इसके पास दूरबीन भी है, वो आसपास के रास्तों पर नजर रखे हुए है। इसने आपकी गाड़ी देखी थी? पुलिस गाँव से कब गई? मैंने पूछा। इनका अफसर तो सवेरे ही सवेरे चला गया था, बाकी पुलिस वाले भी जा रहे हैं। जा रहे हैं क्या मतलब? मैंने पूछा। क्या वो लोग अब तक गए नहीं थे? नहीं साहब, मैंने अभी बताया तो था कि इनका अफसर चला गया है, मगर वो लोग अभी मौजूद हैं। आप फिक्र मत करें, सरदार जग्गू ने सारा बंदोबस्त कर लिया है। अच्छा तुम चलो, हम आते हैं। मैंने इसे टालने को कहा। न जाने क्यों इस आदमी पर एतबार करने को दिल नहीं चाहता था। इसके जाने के बाद मैंने इसी आदमी को मुखातिब किया जिससे पहले जग्गू के घर का रास्ता पूछा था। इसे जानते हो? मैंने इसकी तरफ इशारा करते हुए पूछा। एक नंबर का हरामजादा है, इसने नफरत भरे लहजे में कहा। वक़्त पड़ने पर गधे को बाप बना लेता है। जग्गू भी इस पर बिल्कुल एतबार नहीं करता, क्योंकि ये पुलिस के लिए मुखबरी भी करता है। पता नहीं जग्गू ने इसे क्यों भेजा। तुम अगर पुलिस से छुप रहे हो तो यहाँ से फ़ौरन निकल जाओ। हरिया खुद ही कह रहा था कि गांव में पुलिस मौजूद है। अब तक इसने पुलिस को बता भी दिया होगा कि तुम लोग यहाँ आए हो, हम लोग जाने के लिए नहीं आए। मैंने जवाब दिया। फिर कुछ सोच कर बोला, ये हरिया इतना ही धोखेबाज है तो जग्गू ने इसे अपने साथ क्यों रखा हुआ है? जग्गू ने तो उसे गाँव से भी निकाल दिया था, मगर इसकी बीवी और बच्चों के ख्याल से इसे रहम आ गया। अच्छा तुम लोग मेरा छोटा सा एक काम करा दो। मैंने कहा, मेरी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया है, मैं इसे किसी ऐसी जगह खड़ी करना चाहता हूँ कि इस पर किसी की नज़र न पड़े। अगर कोई ऐसी जगह हो तो इसे धकेल कर वहाँ तक पहुँचा दो। ये भी कोई काम है? वो हंस कर बोला। यहाँ से थोड़ी दूर वो दरख्तों का झुंड है, इसने एक तरफ इशारा करते हुए कहा। वहाँ ये गाड़ी तो क्या बस भी आसानी से छुप जाएगी। चलो बैठो गाड़ी में, हम धक्का लगाते हैं। फिर मैं स्टीयरिंग पर बैठ गया और वो दोनों गाड़ी को धक्का लगाने लगे। तैमूर भी इनके साथ शामिल हो गया। इन तीनों ने ज़रा सी देर में गाड़ी को धकेल कर दरख्तों के झुंड तक पहुँचा दिया। फिर तैमूर ने घनी झाड़ी उखाड़ी और इसके ज़रिए टायरों के निशानात मिटाने लगा। दोनों गाड़ी वाले इस काम में शरीक हो गए और देखते ही देखते टायरों के निशानात मालूम हो गए। इससे फारिग होकर मैंने एक गाँव वाले से पूछा, हमें हलनाम चाचा के घर तक पहुँचा दो। अरे तुम तो यहाँ सबको जानते हो। वो हैरान होकर बोला, कहीं तुम वही तो नहीं जिसकी बीवी को कुछ लोग अगवा करके ले गए थे? फिर वो अचानक खौफज़दा हो गया और बोला, फिर तुमने? हाँ, तुमने इनके 3 आदमियों को गोली मार दी थी। हाँ, यही गाड़ी तो थी इस वक्त गाँव में।
तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैंने नरम लहजे में कहा। तुम मुझे सिर्फ हरनाम चाचा तक पहुँचा दो, आओ मेरे साथ। वो खेतों में घुसते हुए बोला। अगर हरिया पुलिस को लाया भी तो इस रास्ते से लाएगा जिस पर गाड़ियाँ और बैल गाड़ियाँ चलती हैं। मैंने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से इसके पीछे पीछे चलता रहा। तकरीबन 20 मिनट बाद हम इसी बाग के सामने खड़े थे जहाँ हरनाम चाचा से मेरी मुलाकात हुई थी। इसी में इसकी कुटिया भी मौजूद थी। अंदर जाने वाले रास्ते पर हरनाम चाचा ने कांटेदार झाड़ियों की बाड़ लगा रखी थी। मैंने एहतियात से वो बाड़ हटाई और इसमें इतना रास्ता बना लिया कि एक आदमी गुजर सके। फिर मैं और तैमूर अंदर दाखिल हो गए। दोनों गांव वाले हमें वहां तक छोड़कर वापस चले गए। शायद वो मुझसे खौफजदा हो गए थे। मैंने इनकी आंखों के सामने 2-3 आदमियों को मौत के घाट उतार दिया था और फिर दीदा दलेरी से वहां पहुंच गया था। हालांकि पुलिस भी वहां मौजूद थी। वो लोग मुझे और तैमूर को कोई नामी गिरामी डाकू समझ रहे थे। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।